नमस्कार सभी को। तो हम पढ़ रहे थे परिसंचरण तंत्र, जिसमें हमने पहले भाग में रक्त के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे हृदय और रुधिर वाहिनियों के बारे में, जिनके अंदर रक्त का परिसंचरण होता है। तो देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है। रक्त परिसंचरण तंत्र वास्तव में अंगों का एक ऐसा संयोजन है जो शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनके मध्य गैसों, पचे हुए भोजन, पोषक पदार्थों का, हार्मोन का और उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करता है। यानी अंगों का ऐसा संयोजन जो कोशिकाओं के मध्य गैसों का यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचे हुए भोजन, पोषक पदार्थों का, हार्मोन का, उत्सर्जित पदार्थों का, सभी का परिवहन करता है। उस तंत्र को हम क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र। ये वास्तव में दो प्रकार का होता है, एक खुला परिसंचरण, एक होता है बंद परिसंचरण। यदि इसमें बहने वाला जो रक्त है, यदि वो रक्त वाहिनियों में यानी नलिकाओं के अंदर यदि रक्त प्रवाहित होता है तो उस परिसंचरण तंत्र को कहते हैं बंद परिसंचरण। लेकिन यदि नलिकाओं के मध्य प्रवाहित नहीं हो या आंशिक रूप से नलिकाओं में प्रवाहित हो, वाहिनियों में प्रवाहित हो और शेष जो है शेष भागों में ऊतकों के मध्य सीधे ही प्रवाहित हो, कोई नलिकाएं नहीं पाई जाए, रक्त सीधा ही ऊतकों के बीच में प्रवाहित होता है, तो उससे कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। जैसे तिलचट्टा और सीपी है, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य है, मछली है, इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार का होगा, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। और जैसा कि हम मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे तो मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा और इसके प्रमुख भाग होंगे रक्त, हृदय और रुधिर वाहिनियाँ, ये इसके भाग होंगे। तो इसमें रक्त क्या कार्य करता है? रक्त एक तरल माध्यम के तौर पे कार्य करता है जिसमें सभी पदार्थ प्रवाहित होते हैं। और हृदय इस तंत्र का केंद्र है जिसका कार्य होता है रक्त को पूरे शरीर में पंप करना। और इसका एक और प्रमुख भाग होता है, वो होता है लसिका। लसिका वास्तव में रक्त से ही छनकर एक बाहर इकट्ठा होने वाला तरल पदार्थ है जिसमें आरबीसी नहीं होती। इस प्रकार से देखो, जैसे ये कोशिकाएं हैं और ये कोशिकाओं तक ये रुधिर वाहिनियां आ रही है। तो इन रुधिर वाहिनियों में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं और इन छिद्रों में से रुधिर का कुछ पदार्थ तरल होता है, वरिश करके बाहर आ जाता है छिद्रों से, और बाहर आकर के इन कोशिकाओं, इन ऊतकों के बीच में फैल जाता है, सब जगह फैल जाता है। बस इसमें आरबीसी की कोशिकाएं नहीं होती, क्योंकि आरबीसी का आकार बड़ा होता है तो वो छन करके बाहर नहीं आ पाती। शेष इसके अंदर प्लाज्मा जैसा तरल द्रव्य पदार्थ होता है और इसी द्रव्य को ही हम लसिका कहते हैं। और ये लसिका ऊतकों के बीच में फैल जाता है और इसको वापस से लसिका तंत्र के द्वारा, लसिका वाहिकाओं के द्वारा इसको कलेक्ट करके, इकट्ठा करके वापस से सिराओं के अंदर इसको छोड़ दिया जाता है। तो आगे जो सिराएं होगी उनके अंदर इसको छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसका कार्य होता है। लसिका, इसमें रक्त, इस तंत्र में रक्त के अलावा लसिका जो होता है वो लसिका तंत्र द्वारा गमन करता है, यानी लसिका द्रव्य होता है वो भी लसिका तंत्र के द्वारा गमन करता है। ये एक खुला तंत्र है, क्योंकि अभी हमने देखा था ये ऊतकों के बीच में सीधे ही प्रवाहित हो रहा था, कोई नलिकाएं नहीं थी, इसलिए ये एक खुला तंत्र है। तो इस प्रकार से इसके तीन भाग हो जाएंगे बंद परिसंचरण तंत्र के, रक्त, हृदय और इसका एक और भाग होता है लसिका, जो मनुष्य के अंदर पाया जाता है। तो अब देखो आगे पढ़ते हैं। तो देखो हृदय के बारे में पढ़ते हैं। हृदय की संरचना देखते हैं। सबसे पहले हृदय पेशी ऊतकों से बना हुआ मांसल, खोखला, बंद मुट्ठी के आकार का और एक लाल रंग का अंग है। तो पेशी ऊतकों से बना हुआ मांसल यानी जिसमें कोई हड्डी नहीं होती, और खोखला होता है भीतर से क्योंकि उसमें रक्त भरता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है और लाल रंग का होता है, और वक्ष्य गुहा में फुफ्फुस के थोड़ा सा मध्य बाईं ओर स्थित होता है। तो ये देखो आपके ये जो वक्ष्य गुहा का आवरण है, इसमें ये इसका दो भाग करें तो ये इसका लेफ्ट वाला, ये इसका राइट वाला, तो ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में बाईं ओर स्थित होता है। तो वक्ष्य गुहा में फुफ्फुस के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर उपस्थित होता है और दोहरी भित्ति के झिल्ली में आवरण से घिरा हुआ रहता है, जिसे हृदय आवरण कहते हैं। तो देखो ऐसे, ये अगर आपका हृदय है
इस हृदय के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, दोहरी भित्ति की झिल्ली। ऐसे ये दोहरी भित्ति की झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को हम कहते हैं हृदय आवरण। और इस हृदय आवरण के बीच में एक द्रव्य भरा हुआ रहता है। यहाँ पे इसके बीच में एक द्रव्य भरा हुआ रहता है। इस द्रव्य को हृदय आवरणी द्रव्य कहते हैं। और ये झिल्ली और ये हृदय आवरण द्रव्य है, ये दोनों मिलकर के हृदय की बाहरी आघातों से सुरक्षा करते हैं। इनका कार्य होता है बाहरी आघातों से सुरक्षा करना। तो देखो, इस तरह से दोहरी भित्ति के झिल्ली में आवरण से घिरा हुआ रहता है, जिसे हृदय आवरण कहते हैं। इसमें हृदय आवरणी द्रव्य उपस्थित होता है, जो बाहरी आघातों से क्या करता है, रक्षा करता है। फिर हमारा जो हृदय होता है वो 4 कक्षों में बंटा हुआ होता है। ऊपर वाले दोनों कक्ष होते हैं, उन्हें आलिंद कहते हैं, जो कि छोटे होते हैं आकार में। नीचे वाले कक्ष होते हैं, वो आकार में थोड़े बड़े होते हैं, उन्हें निलय कहते हैं। देखो इस तरह से, यदि ये हमारा, मान लो ये हृदय है, ये हमारा हृदय है, इसको मैं 4 कोष्ठों में बांट देता हूँ। ये ऊपर वाले जो दोनों कोष्ठ हैं, इनको हम कहते हैं आलिंद। ये आकार में थोड़े छोटे होते हैं। और जो ये नीचे वाले जो दोनों कोष्ठ हैं, ये वाले, इनको हम कहते हैं निलय। तो ऊपर वाले आकार में छोटे होते हैं कोष्ठ, उन्हें कहते हैं आलिंद। नीचे वाले थोड़े आकार में बड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं निलय। और अगर मैं इनको लेफ्ट और राइट में अगर बांट दूं, यानी दाएं और बाएं भाग में, ये आपका बायां, बायां नहीं लेफ्ट, ये आपका दायां। तो दाएं और बाएं में अगर मैं इसको बांट दूं, तो बाईं तरफ एक आलिंद आ जाएगा। बाईं तरफ आपका देखिए, ये आपका बाईं तरफ एक आपका आलिंद आ जाएगा, एक आपका निलय आ जाएगा। और दाईं तरफ भी एक आपका आलिंद आ जाएगा, एक आपका निलय आ जाएगा। तो इस तरह से दाएं और बाएं भाग में जब इसको बांटा जाता है, तो लंबवत रूप से दोनों तरफ एक आलिंद और एक निलय प्राप्त होता है, बाएं और दाएं भाग में दोनों तरफ। अब ये जो दोनों आलिंद होते हैं, इन आलिंद के बीच में एक पट पाया जाता है, दोनों के बीच में, इसे अंतर आलिंदीय पट कहते हैं। और दोनों निलय के बीच में भी एक पट पाया जाता है, उसे अंतर निलयी पट कहते हैं। और ये पट क्या करते हैं, ये ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकते हैं, यानी शुद्ध और अशुद्ध रुधिर को मिलने से रोकते हैं। ये इनका कार्य होता है। और इसके अलावा इसमें पाए जाते हैं वॉल्व। ये देखो, ये वॉल्व पाए जाते हैं। इन वॉल्व से क्या होता है, रुधिर आलिंद से किस में आ जाएगा, निलय में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर वॉल्व पाए जाते हैं दोनों तरफ। तो ये जो बाईं तरफ का जो वॉल्व है, ये, इस वॉल्व को कहते हैं हम द्विवलन कपाट, या इसको माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं, या इसको एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, एवी वॉल्व भी इसको कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बाईं तरफ का द्विवलन कपाट। और दाईं तरफ का होता है, उसको कहते हैं त्रिवलन कपाट, या त्रिवलक एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हैं इसको। तो ये कपाट बाईं तरफ भी पाए जाते हैं, दाईं तरफ भी पाए जाते हैं। एक तरफ इधर द्विवलक होगा, इधर त्रिवलक होगा। तो इस तरह से ये इसमें कपाट पाए जाते हैं। तो देखो, लंबवत रूप से दाएं और बाएं भाग में बांटने पर प्रत्येक भाग में एक आलिंद और एक निलय प्राप्त होता है। बायां आलिंद और निलय के मध्य द्विवलन कपाट या माइट्रल वॉल्व या बायां एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व पाया जाता है। और दाईं तरफ मैंने आपको बताया, आलिंद और निलय के बीच में त्रिवलन एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व पाया जाता है। अब ये जो वॉल्व पाए जाते हैं, ये वॉल्व करते क्या है, ये वॉल्व रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। यानी ये अगर आपका हृदय है और ये 4 कोष्ठों में बंटा हुआ है, तो ये आपका वॉल्व है। तो जब रुधिर होगा, वो आपके आलिंद से किस में आएगा, निलय में आएगा। उसके बाद में निलय से जब आगे जाएगा, तब ये वॉल्व बंद हो जाएंगे। ये बंद हो जाएंगे, ये रुधिर को वापस से निलय से आलिंद में जाने से रोकता है, पीछे जाने से रोकता है, इस तरह से। तो ये रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। और जब ये जो कपाट है ये खुलते हैं, तो जो हम हृदय की जो धड़कन सुनते हैं, धक धक की जो आवाज़ आती है, वास्तव में वो आवाज़ लबडब की आवाज़ आती है, लबडब की आवाज़ सुनाई देती है हमको। तो ये वास्तव में वॉल्व के खुलने और बंद होने से आने वाली आवाज़ है, लबडब की आवाज़ होती है जो। अब देखो, दाएं और बाएं आलिंद आपस में एक पेशीय झिल्ली से पृथक होते हैं। दाएं और बाएं आलिंद और निलय, जो मैंने आपको बताया, जो अंतर आलिंदीय पट और अंतर निलय पट से ये पृथक रहते हैं।
और आलिंद और निलय लयबद्ध रूप से संकुचित होते हैं, शिथिलित होते हैं, यानी फैलते हैं, सिकुड़ते हैं। इनके फैलने और सिकुड़ने से ही रक्त क्या होता है, पूरे शरीर में पंप होता है। तो अब देखो तो देखो हृदय की कार्यविधि देखते हैं किस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो हृदय के जो हमने देखे थे ऊपर वाले दोनों भाग आलिंद, नीचे वाले दोनों भाग निलय। तो सबसे पहले जो रक्त होता है वो बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में आएगा, कहाँ से आएगा, फेफड़ों से आएगा। और फेफड़ों से इसको लेकर आएगी कौन सी, फुफ्फुसी शिरा इसको लेकर आएगी शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाएं आलिंद में लाया जाता है। तो बाएं आलिंद में रक्त जब पहुंचेगा तो ये शिथिलित रहेगा, फैला हुआ रहेगा। और फिर ये जब रक्त से भर जाएगा तो ये संकुचित होगा तो रक्त बाएं नीले में आ जाएगा। और बायां नीले उस वक्त शिथिलित रहेगा, और ये शिथिलित रहेगा, फिर इसमें रक्त भर जाएगा तो ये संकुचित होगा। तो रक्त प्रेशर से इस नलिका में आगे प्रवाहित होगा वाहिका में, इसे हम कहते हैं महाधमनी। तो रक्त प्रेशर से महाधमनी में आता है, और महाधमनी में आता है ऑक्सीजन वाला शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है, जो आगे जाकर के ऊतकों तक, कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो ये महाधमनी आगे छोटी नलिकाओं में बन जाती है, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। केशिकाओं के माध्यम से ये ऊतकों तक पहुंचता है, जहाँ पे होता है आंतरिक श्वसन की क्रिया। आंतरिक श्वसन की क्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ये आंतरिक श्वसन की क्रिया हो जाएगी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के यहाँ से ये केशिकाएं इसको कलेक्ट करती है और ये महाशिरा के अंदर इसको पहुँचाती है। और ये महाशिरा पूरे शरीर से ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो विऑक्सीजनित रक्त है या अशुद्ध रक्त है, इसको लेकर के कहाँ आती है, दाएं आलिंद में इसको लेकर आती है। तब दाएं आलिंद शिथिलित रहता है, और ये शिथिलित रहेगा, फिर इसमें रक्त भरेगा, और फिर ये जब रक्त से भर जाएगा तो ये संकुचित होगा, तो रक्त किस में आ जाएगा, दाएं नीले में। तो दायां नीले शिथिलित रहेगा और रक्त से बढ़ने पर यह संकुचित होगा तो रक्त प्रेशर से आएगा, और प्रेशर से आएगा तो फिर वो धमनी में प्रवाहित होगा, फुफ्फुसीय धमनी में प्रवाहित होगा, और प्रवाहित होते हुए वो कहाँ पहुँचेगा, फेफड़ों तक। तो ये अशुद्ध रक्त CO2 युक्त रक्त होता है, फुफ्फुसीय धमनी इसको फेफड़ों तक लेकर आती है। वहाँ पर होता है आपके बाह्य श्वसन की क्रिया। वहाँ पर कौन सा श्वसन होता है, बाह्य श्वसन की क्रिया होती है। और बाह्य श्वसन की क्रिया के अंदर फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड देना, ये क्रिया होती है। तो ये आपका बाह्य श्वसन, और ये यहाँ पर होता है आंतरिक श्वसन की क्रिया। तो इस तरह से रक्त प्रवाहित होता है, और इस पूरे चक्र को हम एक हृदय चक्र कहते हैं। ये जो पूरा चक्र होता है ये लगातार चलता रहता है, इस चक्र को हम हृदय चक्र कहते हैं। तो वास्तव में इसमें जिस वक्त दाएं आलिंद में रक्त आता है उसी वक्त, जिस वक्त बाएं आलिंद में रक्त आता है उसी वक्त दाएं आलिंद में भी रक्त आता है। दोनों एक साथ रक्त से भरते हैं, दोनों एक साथ शिथिलित रहते हैं, दोनों एक साथ संकुचित होते हैं, और दोनों एक साथ संकुचित होते हैं तो दोनों नीले भी एक साथ भरते हैं। तो दोनों नीले में भी एक साथ में रक्त आता है। तो दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं और एक साथ ही शिथिलित होते हैं। उसी तरह से दोनों नीले भी एक साथ संकुचित होते हैं और एक साथ शिथिलित होते हैं, और ये क्रम कंटिन्यू चलता रहता है। ये चक्र लगातार चलता रहता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन का और पदार्थों का परिवहन होता है। इस चक्र को हम क्या कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं, और ये चक्र लगातार चलता रहता है। तो इस तरह से ये देखो, हम इसको यहाँ से भी इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं कि देखो अशुद्ध रक्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो महाशिरा कहाँ लेके आएगी, दाएं आलिंद में। जो दाएं आलिंद में वो एकत्रित होगा, ये देखो यहाँ पे ये महाशिरा होगी, ये इसको दाएं आलिंद में लेके आएगी। यहाँ पे ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको, अशुद्ध रक्त को महाशिरा कहाँ लेके आएगी, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में ये एकत्रित होगा, फिर इसका जो वाल्व होगा ये वाल्व खुल जाएगा, बीच वाला वाल्व खुलेगा तो ये दाएं नीले में आ जाएगा, और दाएं नीले के संकुचन से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा ये कहाँ पहुँचेगा, आपके फेफड़ों में। और फेफड़ों में ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, यानी बाह्य श्वसन होगा। फिर यहाँ से ऑक्सीजन वाला रक्त पहुँचेगा कहाँ, बाएं आलिंद में। तो यहाँ से ऑक्सीकृत रक्त होगा, वो फुफ्फुसीय शिरा होगी, ये फुफ्फुसीय शिरा कहाँ पहुँचाएगी इसको, बाएं आलिंद में। तो ये बाएं आलिंद में पहुँचेगा, और बाएं आलिंद का जब भर जाएगा तो उसका वॉल्व भी, ये वॉल्व खुल जाएगा, और ये वॉल्व खुल जाएगा तो फिर बाएं नीले में रक्त आएगा, बाएं नीले में रक्त आ जाएगा। और बाएं नीले से जब संकुचन होगा बाएं नीले में, तो संकुचन से रक्त कहाँ पहुँच जाएगा, संकुचन से रक्त पहुँच जाएगा इस महाधमनी में, ये महाधमनी। और ये महाधमनी
इस रक्त को कहाँ ले जाएगी, कोशिकाओं तक। तो ये संकुचन से महाधमनी से रक्त परिवहन होगा केशिका के द्वारा कोशिका में, और कोशिका के अंदर गैसों का आदान प्रदान होगा, ऑक्सीजन दी जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाएगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से यहाँ पे दायां में पहुंचेगी। तो वही देखो, कोशिका से अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त महाशिरा लेकर आएगी वापस बायां में, और ये चक्र लगातार चलता रहेगा। और इस चक्र को हम क्या कहते हैं, हृदय चक्र। इसको हृदय चक्र कहते हैं। तो हृदय होगा इसमें। जब संकुचित होता है तो उसे कहते हैं प्रकुंचन, जब शिथिलित रहता है यानी फैलता है उसे कहते हैं अनुशिथिलन। तो एक संकुचन यानी प्रकुंचन भी कहते हैं, और शिथिलित अवस्था को अनुशिथिलन भी कहते हैं, और ये क्रम चलता रहता है। अब इस प्रक्रिया में हम गौर करें तो रक्त हृदय में 2 बार आया। एक तो आया फेफड़ों से हृदय के अंदर यहाँ पे, और एक आया आपके पूरे शरीर से कलेक्ट होकर के हृदय में आया। तो एक बार फेफड़ों से आता है, एक बार हृदय से आता है। तो 2 बार एक बार फेफड़ों से आता है, एक बार पूरे शरीर की कोशिकाओं से आता है। तो 2 बार आपके हृदय में आता है वो। तो इसलिए इस चक्र को या इस तरह के संचरण को दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं या द्विसंचरण भी कहते हैं। तो 2 बार रक्त हृदय से गुजरता है, इसलिए इसको द्विसंचरण या दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। एक बार तो पहुंचता है शरीर से हृदय के अंदर, अशुद्ध रक्त आता है, ये आपका देखो, एक बार तो पहुंचता है यहाँ से यहाँ तक, शरीर से हृदय के अंदर यहाँ पे। तो शरीर से हृदय में पहुंचता है, अशुद्ध रक्त आया था यहाँ पे, CO2 युक्त रक्त आया था। तो इसको तो हम कहते हैं फुफ्फुसीय संचरण। और जो दूसरे प्रकार का आया था उसमें आपके फेफड़ों से पहुंचता है हृदय के अंदर, ये फेफड़ों से हृदय में पहुंचता है। तो फेफड़ों से जब हृदय में पहुंचता है तो ऑक्सीजन वाला रक्त पहुंचता है, शुद्ध रक्त पहुंचता है। तो शुद्ध रक्त पहुंचता है तो उसे हम दैहिक परिसंचरण कहते हैं। तो ये 2 तरह का हो गया, एक फुफ्फुसीय और एक दैहिक। तो 2 बार रक्त हृदय से गुजरता है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। तो प्रश्न कई बार इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, उसका वर्णन करो। तो उसमें भी हमने हृदय का ही वर्णन करना होता है। और अब हृदय में एक सबसे खास बात होती है कि हृदय की जो भित्तियाँ होती है, हृदय की जो पेशीय न्यास होता है वो स्व उत्तेजनीय होता है। यानी हृदय की जो भित्तियाँ होती है उनके अंदर जो हृदय की जो धड़कन होती है या धड़कने की जो गति होती है, वो गति हृदय की जो पेशियाँ होती है वो स्वतः नियंत्रित करती है। तो हम कह सकते हैं कि कई बार हृदय को यदि हम देखें कि हृदय को किसी शरीर से अलग भी कर दिया जाए तो फिर हृदय होता है वो धड़कता रहता है। वो धड़कता क्यों रहता है? क्योंकि हृदय की जो भित्तियाँ थी उन भित्तियों के अंदर भी तंत्रिकाएं होती है जो इस क्रिया को नियंत्रित करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं हृदय का पेशीय न्यास होता है स्व उत्तेजनीय होता है, यानी स्वयं अपनी गति को नियंत्रित करता है और हृदय की गतिविधियों की गति निर्धारित करता है। तो इसलिए इसको पेसमेकर या गति नियंत्रक भी कहते हैं। तो ये पेसमेकर या गति प्रेरक या गति नियंत्रक भी इसको कहा जाता है। ये हृदय की भित्तियों के अंदर ही पाई जाने वाली संरचना होती है इसको। तो अब देखो इस तरह से हृदय की जो संरचना है, हृदय की जो कार्यविधि है, हृदय इस प्रकार से कार्य करता है। आगे हम देखते हैं रुधिर वाहिनियाँ, जो भी हमने देखी थी यहाँ पे कि धमनी और शिराएं 2 प्रमुख रूप से यहाँ पे हमने वाहिकाएं देखी थी, और एक और नीचे सबसे हमने देखी थी केशिकाएं। तो देखो एक तो ही शिराएं, एक थी धमनी और एक थी केशिकाएं। 3 तरह की हमको रुधिर वाहिनियाँ यहाँ पे प्राप्त हुई। तो अब हम तीनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं धमनी के बारे में। देखो धमनी क्या होती है? पूरे शरीर के अंदर शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर जाती है, वो होती है धमनी। और शिराएं क्या होती है? जो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर आती है। तो ये देखो आपने देखा था अभी यहाँ पे, ये देखो पूरे शरीर में रक्त को लेकर जाने वाली नलिका, ये ले जाने वाली है, ये है धमनी, और ये लेकर आने वाली है, ये कौन सी है? शिरा। तो ले जाने वाली धमनी और लाने वाली क्या हो जाएगी? शिरा हो जाएगी। अब देखो तो देखो धमनी जिसमें ऑक्सीजन युक्त या साफ रक्त है वो प्रवाहित होता है, और शिरा जिनमें अपशिष्ट युक्त रक्त है वो प्रवाहित होता है, विऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है।
धमनी होती है वो रक्त को हृदय से कोशिकाओं तक लेकर जाती है, और शिराएं होती है वो पूरे शरीर से रक्त को लेकर आती है। तो धमनी लेकर जाने वाली और शिराएं वापस लेकर आने वाली। और धमनी में रक्त प्रेशर से आता है, इसलिए इसकी दीवारें थोड़ी मोटी होती है, लचीली होती है, लेकिन शिराओं की दीवारें पतली होती है और पिचकने वाली होती है, क्योंकि इसमें रक्त प्रेशर से नहीं आता। और सबसे खास बात, शिराओं के अंदर वल्व पाए जाते हैं, क्योंकि शिराएं होती है वो पूरे हृदय तक लेकर आती है रक्त को शरीर से, तो इसलिए उसमें पीछे से कोई दबाव नहीं होता और इसलिए उसमें वल्व पाए जाते हैं। और फिर हम देखें रक्त अधिक दाब से प्रवाहित होता है धमनी के अंदर, ये मैंने आपको बताया था, इसलिए इसकी दीवारें मोटी और लचीली होती है। और शिराएं हैं उनकी गुहा थोड़ी चौड़ी होती है, लेकिन रुधिर कम दाब से प्रवाहित होता है, इसलिए वो चौड़ी कम होती है, अधिक चौड़ी होती है और रुधिर कम दाब से प्रवाहित होता है। फिर देखो फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और फुफ्फुसीय शिराओं में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। हम गौर करें, हमने पढ़ा था कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ पर इस धमनी में अशुद्ध रक्त बह रहा है। और वैसे यहाँ पे शिराओं के अंदर भी हमने पढ़ा था विऑक्सीजनित यानी अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ पे देखो इसमें शुद्ध रक्त बह रहा है। तो ये केवल फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा में होता है, जहाँ पर रक्त धमनी के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है और शिराओं के अंदर शुद्ध रक्त बहता है। ये एक जगह पर ऐसा होता है। तो देखो ये हमने यहाँ पे देखा था, ये जो फुफ्फुसीय शिरा है इसमें शुद्ध रक्त बहता है और ये जो फुफ्फुसीय धमनी है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये एक जगह पर ऐसा होता है। फिर आती है केशिकाएं। केशिकाएं हैं, मैंने आपको बताया था, रुधिर वाहिनियाँ आगे पहुंच करके छोटी नलिकाओं में बन जाती है और एक विस्तृत समूह बनाती है, जिसको हम केशिकाएं कहते हैं। तो ये पतली वाहिनियाँ होती है जो धमनी और शिराओं को जोड़ती है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये अगर हमारी धमनी है, ये आकर के छोटी छोटी नलिकाओं में बन जाती है और ये नलिकाएं कोशिकाओं तक पहुंचती है, और फिर कोशिकाओं से वापस से छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं और ये वापस कलेक्ट होकर के शिराओं में पहुंचती है। तो ये धमनी और ये शिराएं, इन दोनों को जोड़ने वाली ये जो बीच में संरचना है पतली नलिकाओं की, यही होती है केशिकाएं। तो इस तरह से ये केशिकाओं का भी पूरे शरीर में एक समूह होता है, एक जाल होता है। धमनी के बारे में हमने पढ़ा, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है और शिराओं के अंदर विऑक्सीजनित रक्त बहता है। तो ये हमारी धमनी, शिराएं और केशिकाएं हो जाएगी। तो इसके साथ ही हमारा हृदय का जो तंत्र है वो हमारा परिसंचरण तंत्र पूरा होता है।